अलेक्जेंडर अभी तक नहीं समझा कि फिलिप उसका साथ कभी नहीं देगा। अब वक्त आ गया है कि इस खेल की कमान मैं अपने हाथों में ले लूं। अब तुम्हारे जीवित रहने का कोई कारण नहीं। अमर्त्य शिवदत्त के साथ खेलता है तो कहा था पुरु आएगा, नहीं आया वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पुरु को अच्छी तरीके से चाहता हूं। वो पौरव राष्ट्र अवश्य आएगा, पर नहीं आया वो। मैं पूरा समय तट पर खड़ा रहा, पर नहीं आया वो। अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग शेष है, या तो मुझे उस दस्यु लोक का पता बताओ, या फिर यमलोक जाने के लिए सज्ज हो जाओ। रुक जा, रुक जा। पुरु अवश्य आया होगा, या फिर उसने कोई ना कोई संकेत भेजा होगा। संकेत? कैसा संकेत? तट पर तुमने कहीं ऐसा स्वर सुनाई दिया जैसे हाँ, और वो स्वर सुनकर मैंने उस स्वर के स्रोत को ढूंढने का प्रयास किया, पर वहां तो कोई नहीं था। तट पर कहीं तुम्हें दो कटी हुई मछलियां दिखाई दी, एक दूसरे पर रखी हो, जैसे कोई कांटे का निशान बना। हाँ, निश्चित है कि पौरव राष्ट्र आया है। यह हम दस्युओं का एक दूसरे को सूचित करने का चिन्ह है। ये निशान उसने खुद ही स्वयं जानबूझकर छोड़े, जिससे मैं समझ जाऊं कि पौरव राष्ट्र आ चुका है। बहुत हुआ दस्यु दस्यु। अगर वो वहां आया था तो मुझे क्यों नहीं मिला? ये मैं नहीं जानता, किंतु ये निश्चित है कि उसने तुम्हें देख लिया और किसी न किसी तरीके से वो तुम तक पहुंच जाएगा। यदि वो आया है तो कहां गया वो? कहीं वो रणभूमि तो नहीं पहुंच गया? नहीं, महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए।
आप कहाँ रह गए थे शिवदर्शनी? महाराज, मैं निरीक्षण करने गया था कि सब ठीक है या नहीं। उस पुरु को ढूंढो, वो महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए। चरण दो। चरण दो में भी हमारा योद्धा विजयी हुआ। अपने लड़ाके को जीतता देख सातवें आसमान पर हो पमनी। अच्छा है, अब देखो सामने से कौन आ रहा है। तीसरा चरण और फारस की ओर से योद्धा है फारूस।
इसे भी पराजित करो परवीर। यही तो मेरा खेल है, अपने दुश्मन को अर्श पर चढ़ाकर जब फर्श पर पटका जाए तो उसकी शिकस्त अपनी जीत का मजा कई गुना बढ़ा देती है। अब केवल एक योद्धा शेष बचा है, उसके पश्चात मुझे फारूस का सामना करना पड़ेगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। उसका दायां हाथ उठने से पहले तुम्हें उस पर प्रहार करना होगा, समझे? जी। आगे बढ़ो, प्रहार करो। ये फारसी यहां से जीत कर न जा पाए। और अब रणभूमि में उतरेंगे युवराज कनिष्क।
और उस तक ये पैगाम पहुंचा दो कि शहजादे पर रहम ना करे, जान से मार दे उसे। बमनी का इकलौता वारिस है कनिष्क। अगर वो मर गया तो बमनी का कोई वली अहद नहीं बचेगा और जवान बेटे के जनाजे का बोझ बमनी को घुटनों के बल चुका देगा। बमनी टूटा तो यहां का अवाम झुक जाएगा। और झुके हुए सरों पर हुकूमत करना आसान होता है मोशस। खेल शुरू होगा। कोई नहीं जो हम फारसियों के सामने टिक सके। है कोई और इस मुल्क में जो करेगा फारसी फौलाद का सामना? इस माटी ने सिंहों को भी जन्म दिया है विदेशी, जो इस माटी के लिए, इसमें मिल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं।
कहाँ गया? कहाँ गया वो? अब खेल शुरू होगा। खेल था, युद्ध नहीं। छठे चरण के विजेता रहे युवराज कनिष्क। जीवन में एक काम तो ऐसा किया युवराज, जिसके लिए बधाई देने का मन करता है। कोई बात नहीं हुजूर, हमारे सबसे बेहतरीन लड़ाके आने अभी बाकी है। और अब चरण 7 के लिए अगले फारसी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं।
मुझे यहां समय नष्ट ना करके सुमेर को ढूंढना चाहिए। महाराज, रुकवा दीजिए ये द्वंद, नहीं तो ये हमारे पुत्र को मार डालेगा। कनिष्क आपका भी पुत्र है महाराज। हाँ, वो हमारा भी पुत्र, परंतु इस समय वो एक पौरव योद्धा है जो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ रहा है। हमें ये खेल यही समाप्त करना होगा भाई। नियम सबके लिए समान होते हैं शिवतज्री, पर नियम कहां भंग हो रहा है भाई? कनिष्क हार चुका है, और यदि ये खेल बंद ना किया तो ये फारसी इसके प्राण ले लेगा। यदि कनिष्क को अपने प्राण और पौरवों का मान बचाना है तो सूर्यास्त तक उसे रणभूमि में टिके रहना होगा। कोई नहीं जो हम फारसियों के सामने टिक सके। है कोई और इस मुल्क में जो करेगा फारसी फौलाद का सामना? नहीं ना। देखो एक दूसरों के चेहरे जो फारसी ताकत के खौफ में है और कबूल कर रही है कि फारसियों के सामने खड़ा होने का किसी हिंदुस्तानी में दम नहीं। अब मैं दिखाऊंगा फारस की ताकत का कहर। अलविदा शहजादे, दुआ करो कि अगली बार फारस में जन्म मिले ताकि ताकत साया बनकर तुम्हारे साथ चले। इस कमजोर मिट्टी में पैदा होने वाले कमजोर ही होते हैं। इस माटी ने सिंहों को भी जन्म दिया है विदेशी। तो इस माटी के लिए, इसमें मिल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं।
न छूटे मिटे न नभ की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरुराज करे रखवाली। हार नहीं स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस, मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस। जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस। हम औरों की मां का सम्मान करते हैं और उनकी मातृभूमि का भी, पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हमारी मातृभूमि का अपमान करोगे। यही बात कुछ दिनों पहले मैंने एक फारसी को समझाई थी कि दो बातें मुझे भाती नहीं, फेंकी हुई थाली और मां पे खाली। और आज तो तुमने हमारी मातृभूमि का अपमान किया है, हमारी मां का। फारसी ललकार का सामना करने के लिए भारत मां की माटी से जन्मा ये बेटा सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। करना क्या चाहता है? अब वक्त आ गया है जानने का कि मेरे पहले इस दाव ने रेडियस को कितना कमजोर किया है। क्या ये पौरव राष्ट्र के योद्धा दल से है अमात्य? नहीं, हमारे तो सारे योद्धा परास्त हो चुके हैं। श्रृंगार न छूटे मिटे न नभ की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरुराज करे रखवाली। हार नहीं स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस, मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस। जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, जय पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस। रुको युवा, रुको युवा। अपना परिचय दो युवा, जो पौरव राष्ट्र की ओर से फारस की ललकार का सामना करने आया है। उसका परिचय जानना आवश्यक है।
परिचय मैं दे चुका हूं महाराज। अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए मैं इन फारसियों के सामने खड़ा हूं। ये द्वंद्व पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में है और तुम्हारा परिचय जाने बिना तुम्हें पौरव राष्ट्र की ओर से द्वंद्व का अवसर नहीं दिया जा सकता। ये द्वंद्व पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में नहीं रहा महाराज। इन सभी फारसियों ने हमारे देश को ललकारा है। और मेरी दृष्टि में हम सब एक ही राष्ट्र की संतान हैं, भारतवर्ष की। तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो युवा। महाराज बमनी, जवानी के जोश में इंसान अक्सर होश की सरहद पार कर ही बैठता है। आपने मेजबान बनकर हम मेहमानों की हर ख्वाहिश पूरी की है। आज अगर आपकी आवाम में से किसी की फरमाइश पूरी हो तो हमें एतराज नहीं। बस यही दुर्भाग्य है मेरे देश का कि आपसी मामलों में क्या करना है यह भी हमें ये फारसी बताते हैं। महाराज, मैं केवल एक अवसर चाहता हूं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। आशा है कि आप भी यही चाहेंगे कि आपकी माटी का अपमान ना हो। हुजूर, जीत तो हम गए ही थे। इस लड़के को इजाजत क्यों दी? जिसने जंग जीती मुल्क उसका, फिर भी जीतने वाला अवाम को लूटता है। उसका कत्लेआम कर देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है। ये लड़का पूरे मुल्क की अवाम की आवाज है। बमनी का सर झुक जाए, उसके साथ साथ आवाम की आवाज का दम टूटे, बेहतर होगा। ये लड़का कुछ पल से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए।
युवराज, दृष्टि मत झुकाओ। परिणाम से अधिक महत्व है प्रयास करना, और तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। भारतीयों के शरीर से बहे लहू की हर एक बूंद का हिसाब लूंगा मैं। जिसने हमें हराया उसे हराना इतना सरल नहीं होगा। सरल काम तो मैं करता भी नहीं। भारतीय मरे, आज तू भी मरेगा। बातें ही बनाओगे या अपना फारसी बल दिखाओगे भी? ये नहीं सुधरेगा। दूसरों की लड़ाई फिर से मोल ले ली। कौन है ये? नकाब के बाहर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा नकाब के अंदर है। कौन है? जो भी है, कौरव राष्ट्र का मान बचाने की शक्ति है इसमें। भारत को शर्मसार किया तूने। गलत समझा है तुमने। मैं सबकी मातृभूमि का सम्मान करता हूं, बस अपनी मातृभूमि का अपमान होता हुआ नहीं देख सकता।
वैसे दिखने में तो बड़े ही शक्तिशाली और फुर्तीले लगते हो। देखते हैं मुझ तक पहुंच भी पाते हो या नहीं।
ये लड़का है कौन अब्बू जान? मालूम हो जाएगा जब हमारा अगला लड़ाका इसका कत्ल करके इसका नकाब उतारेगा। बारसीन मेरी बच्ची, तुम्हारे माथे पर यह शिकन तुम्हारी खूबसूरती कम कर देती है। बेफिक्र रहो, हम शिकस्त नहीं खाएंगे। यही बेहतर होगा अब्बू जान। वरना शिकस्त की शिकन फारस की पेशानी पर होगी। फारस का परचम नहीं झुकेगा, क्योंकि शतरंज में हम वजीर का इस्तेमाल सबसे आखिर में करते हैं। ये लड़ाका खेल और इस लड़के दोनों को अंजाम तक पहुंचाएगा। अब वक्त आ गया है जानने का कि मेरे पहले इस दाव ने रेडियस को कितना कमजोर किया है। तुम्हारे बेटे के खिलाफ रेडियस ने खेल खेला था ना ज़्यूस। अब वक्त आ गया है जानने का कि मेरे पहले इस दाव ने रेडियस को कितना कमजोर किया है। तख्त पे बैठने के ख्वाब देखते हो,
और पैमाना उठाने की ताकत भी नहीं। इतना भी मुझसे क्या खौफ है रेडियस कि अपना जाम तक नहीं बना सकते। डरो मत रेडियस, जब तक शाह फिलिप होश में नहीं आ जाते तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। कब से इंतजार था तेरे सामने आने का, तुझे अपने हाथों से कुचल देने का। तो तुम्हें थोड़ा पहले आना चाहिए था मित्र, क्योंकि जो प्रतीक्षा में समय नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है। तेरा गंदा खून इसी मट्टी में मिला दूंगा मैं। मुझे मेरे देश का अपमान नहीं भाता, मुझे क्रोध मत दिलाओ।
वजीर के सामने प्यादा कब तक टिकेगा? कैसा मुल्क तलवे चाटते हैं तुम्हारे इस मुल्क के लोग हम फारसियों के। फिर से कहता हूं फारसी, मेरे देश को गाली मत दे। आता क्या है तुम लोगों को? ना तमीज, ना तहजीब, ना ताकत है, ना लियाकत है। मुझे क्रोध मत दिला फारसी। सब इसी भारतीय मट्टी जैसे हो तुम, मैले बदबूदार। कहा था ना, मुझे क्रोध मत दिलाना। तू, तेरे जैसे हर भारतीय, तेरी ये मट्टी, तेरा ये मुल्क हमारे कदमों तले रौंदा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तेरा मुल्क हमारा गुलाम होगा। एक बात तो समझ आ गई मुझे, तुम फारसी लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानते। कहा था देश को गाली नहीं, माटी का अपमान नहीं, और मातृभूमि पर प्रहार नहीं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी।
और इसी के साथ पौरव राष्ट्र विजयी हुआ। आप यहाँ मैं खाने में? क्यों? क्या जाम लेने का हक सिर्फ शाह और शहजादों का ही है, मलिका का नहीं? हक है आपका, पर मलिका एक खास शख्सियत होती है। उनका यूं आम मैखाने में आना कुछ अजीब सा लगा। और अजीब से याद आया कि आजकल एरेडियस कुछ अजीब ढंग से पेश आ रहा है। उसके तौर तरीके, उसके अंदाज, सब कुछ अजीब सा। क्या वजह हो सकती है? जिसके सीने में नश्तर गड़ा हो, उसे दूसरों के पांव के छालों की परवाह नहीं होती अलेक्जेंडर। और मैं दूसरों की औलाद की क्या परवाह करूं, जब मेरी खुद की औलाद मुझसे अजीब ढंग से पेश आ रही हो, मुझसे अलग अंदाज में बात कर रही हो। और वही औलाद आपसे पूछ रही है मलिका, क्या है आपके जहन में? आखिर करना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ देवता ज़्यूस से दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे बेटे अलेक्जेंडर की शाह बनने में मदद करे। मुबारक हो महाराज बमनी। खेल था, कोई हारता है, कोई जीतता है। आशा है शाह डराइस, अब आप दोबारा कोई खेल नहीं खेलेंगे। आप तो बुरा मान गए महाराज बमनी, साझेदार है हम। आपके लोग मेरे लोगों की हिफाजत करें, मुझे मंजूर है। बधाई हो, हमें गर्व है तुम पर। अब समय आ गया है, सारे पौरव राष्ट्र को उस वीर का परिचय मिले जिसने हमारे गर्व, हमारे सम्मान की रक्षा की है। अगर ये लड़का वो 10 युग पूरा हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं वो हूं जिससे मिलने की आपको प्रतीक्षा थी महाराज बमनी। आपकी प्रतीक्षा का अंत हूं मैं।
किस महिला के लिए तुमने हमारे फारसी दोस्तों पर प्रहार किया, तुम उसे हमें लौटा दो। एक हाथ से उसे हमें दो और इस हाथ से इस दस्यु को ले जाओ। दस्यु, दस्यु, एक दस्यु का इतना दुस्साहस हमारे राष्ट्र में, हमारे रंगभूमि में आ गया। अद्भुत, अद्भुत है ये राज्य। यहाँ के राजा और यहाँ की प्रजा अद्भुत। एक क्षण पहले जिसके सम्मान में आप उठ खड़े हुए महाराज, उसका परिचय जानते ही आप उस पर क्रोध की उंगलियां उठा रहे हैं। जब तक मेरे मुख पर आवरण था, मैं पौरव राष्ट्र के सम्मान का रक्षक था। इन सभी की दृष्टि में एक भारतीय जो देश के सम्मान के लिए लड़ रहा है। और परिचय जानने के बाद मैं मात्र एक शत्रु बन गया। केवल एक दस्यु। क्या पौरव राष्ट्र में व्यक्ति का मुख देखकर सम्मान दिया जाता है, कर्म देखकर नहीं? ये द्वंद्व पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में था। और दस्यु राज पौरव राष्ट्र का अंग नहीं। उपवन का रक्षक वहां स्थित प्रत्येक वृक्ष की रक्षा करता है महाराज, केवल एक की नहीं। और मेरी दृष्टि में दस्यु लोग उसी भारत का अंग है जिसका पौरव राष्ट्र अंग है। मैंने एक भारतीय होने के नाते इस द्वंद्व में भाग लिया। क्षमा चाहता हूं महाराज, भूल हो गई मुझे। मुझे लगा भारत का मान बचेगा तो पौरव राष्ट्र का मान भी बचेगा। और द्वंद्व तो पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में था ना। ये फारसी तो यूं ही उपास के लिए पूरे भारत को ललकार रहे हैं। परिचय तो पा लिया, अब यहां आने का प्रयोजन बताओ दस्यु। निमंत्रण हो या ललकार, पुरु अस्वीकार नहीं करता। जो कहना है स्पष्ट कहो। इसे यहां आने के लिए मैंने विवश किया है भाई।
तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये तुम्हारे समक्ष नहीं आएगा तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे और राज्य का सिंहासन रिक्त रहे और मेरा भाई अपने अधिकार से वंचित रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैं इसे यहां लाया हूं। परंतु ये यहां प्रजा और फारसी अतिथियों के सामने ये सब बातें करना उचित नहीं। मेरा मंत्रणा है कि जो बातें हो राज्यसभा में हो। आपका सिंहासन पर बैठना आवश्यक है। आज के इस द्वंद्व में भारत की विजय हुई है। हमारी विजय हुई है और अब राष्ट्र के ध्वज का सम्मान अब भी ऊंचा है। उत्सव संपन्न हुआ। आशा है शाह डराइस इसे केवल एक मैत्रीपूर्ण द्वंद्व समझेंगे आप, और आपके और पौरव राष्ट्र के मध्य मित्रता सदैव बनी रहेगी। बेशक। इसे राज्यसभा में पेश किया जाए शिवदर्शन। आनंद आएगा जब मुझे मेरे पिता से दूर करने वाला ये पुरु अपने पिता से विवाद करेगा।
अंततः तुम सामने आ ही गए। आपकी पुकार में बलि इतना था कि अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली बार हुआ है कि महाराज स्वयं किसी दस्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहां लेकर गए मेरे पुरु को? इसे मैं स्वयं महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलो। हमारे राजोत्सव में हमारे अतिथि का अपमान होना हमारा दोष है और उसका दंड हमें मिलना चाहिए। जब तक वो दस्यु पकड़कर हमारे सामने नहीं लाए जाते, हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। और राज्य का सिंहासन रिक्त रहे और मेरा भाई अपने अधिकार से वंचित रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं था। कहां रह गया वो दस्यु? वाह, बड़ा ही सुंदर मार्ग है राजसभा का। आशा है कि सभा भवन भी इतना ही मनमोहक होगा। मार्ग देखकर लक्ष्य का अनुमान लगा लेता हूं। तो बताइए, कहां है सुमेर? जब से नहीं होता, छोड़ो मुझे। लेकर चलेंगे मेरे पुरु को? पुरु कहां लेकर चलेंगे? सुमेर, पुरु तुम आ गए। बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहां से। निकालो मुझे यहां से। आप चाहते थे कि मैं यहां आ गया मैं। अब छोड़ दीजिए इसे। एक क्षण, तुमसे किसने कहा कि मेरा लक्ष्य तुम्हें यहां लाना था? मुझे तो कोई और चाहिए।
कौन चाहिए आपको? वो जिसे तुम मेरे और राष्ट्र से ले गए थे। मैं क्या ले गया था पौरव राष्ट्र से? अच्छा, भूल गए? वो पागल महिला, जिस महिला के लिए तुमने हमारे फारसी दोस्तों पर प्रहार किया। संबंध क्या है आपका उनके साथ? वो जानना तुम्हारा काम नहीं। एक हाथ से उसे हमें दो और इस हाथ से इस दस्यु को ले जाओ। जब आपका उनके साथ कोई संबंध ही नहीं, तो फिर आप उन्हें पाना क्यों चाहते हैं? जो अमात्य अपनी प्रजा को दास बनाकर फारस भेजता है, उसे अचानक एक निर्धन महिला में रुचि क्यों? क्योंकि वो पौरव राष्ट्र की संपत्ति है। जीती जागती मनुष्य है वो अमात्य, और एक मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। ये पौरव राष्ट्र का नियम है। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने लोग ले जाने नहीं देते, विशेषकर दस्युओं को। और मेरा नियम यह है कि मैं किसी निर्बल को असहाय नहीं छोड़ सकता। मैं उस महिला को आपको नहीं सौंपूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं कहते थे, तुम्हारे नेत्र का रक्त बहता रहेगा। अब निर्णय करने में इतना भी विलंब मत करना कि इसके शरीर में रक्त शेष ही ना रहे। मत भूलो बुरु कि तुम दस्यु लोक में नहीं, पौरव राष्ट्र में खड़े हो। अगर तुमने इस मेला को मुझे नहीं सौंपा तो मैं दस्यु का सर तुम्हें भेंट करूंगा। मेरी दृष्टि में ये आपकी पराजय है, क्योंकि एक राजा को हमेशा मालूम होना चाहिए कि इसके राज्य में चल क्या रहा।